Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Answers where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 4th of September और दोनों न्यूज़पेपर की important news को हम go through करेंगे. Before we start with the first news, एक आप सब घर वालों को भी बता सकते हैं कि आप जो GST के चेंजेस होने वाले हैं उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके सस्ते होने वाले हैं. तो जैसे कि आज हम फर्स्ट न्यूज में ही कवर करने वाले हैं कि अभी तक आपकी प्राइमरली 4 जीएसटी रेट्स होती थी, अब इसको रैशनलाइज करके सिर्फ 2 रेट्स में शिफ्ट किया जा रहा है. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 18 और 12% से 5% में चले जाएंगे और कुछ जो हैं जो 28 के अंदर में थे हैवी प्रोजेक्ट्स, आपके जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वो आपके 18% की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे. तो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग न्यू, समथिंग एक्सपेंसिव, जस्ट वेट टिल 22 सितंबर क्योंकि उसके बाद से ये जीएसटी की रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी. एंड इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय something which was in the 28% category, then try to book it right now. like a bike जो 400 cc की है, if you want to buy that bike, तो अभी उसको बुक करा लीजिए. go and talk to the dealership कि उसको आपको अभी चाहिए so that आपको वो 28% मिल जाए because वो products 40% के कैटेगरीज में फॉल करना स्टार्ट कर देंगी. ओके तो ये कुछ है, इसको समझ लेते हैं अब हम. ओके तो यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट ये हुआ है कि जो 2 रेट जीएसटी का है, जो बड़ा एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी का, वो 22 सितंबर को आपका इन इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा. तो जीएसटी जो ये बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है अभी और इस साल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आपका जीके के लिए. यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि इस बार आपका जीएसटी के ऊपर पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके तो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि जीएसटी की जो ये 2 रेट है कि भाई 4 रेट्स सी और अब 2 रेट्स है, इसको डिसीजन किसने लिया है. तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अनलाइक अदर टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स जिसके लिए हमें बजट लाना पड़ता है, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है दैट इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल. ओके सो रिमेंबर दिस, जीएसटी का जो पर्टिकुलर चेंजेस होता है वो हमारे बजट के अंदर में या हमारे पार्लियामेंट नहीं करता है. हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गिवन है ये. ओके उसके अंदर में गिवन है ये पर्टिकुलर बॉडी और ये वो बॉडी है जो बेसिकली डिसाइड करती है, जिसके अंदर में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड जो जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सबके फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं और ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर रेट स्ट्रक्चर. तो अभी करंटली हमारे जो रेट स्ट्रक्चर्स हैं वो प्राइमरली 4 हैं आपके. 5% था, 12% था, 18% था और 28% था. ओके तो ये 4 प्राइमरी है. यस देयर इज अ 0% रेट ऑल्सो, कुछ स्पेशल रेट्स होती हैं 1%, 2%, 3% जैसे जो ज्वेलरी के ऊपर पे लगती है आपकी. इसके अलावा इसके ऊपर पे सेसेस लगते हैं, सरचार्जेस लगते थे. जो सिन गुड्स होते थे उनके ऊपर पे सेस और सरचार्ज लगता था. बाकी अदरवाइज मैं कह सकता हूं कि मेरी जो जीएसटी रेट्स हैं वो 4 हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो 12% वाला पर्टिकुलर रेट है और 28% वाला जो पर्टिकुलर रेट है इसको एंड कर दिया. ओके तो यहां पे अब क्या होगा कि सिर्फ 2 ही आपके पास जीएसटी रेट्स रह जाएंगी, एक तो 5% और एक 18%. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स 12% या 28% में थे या तो मैक्सिमम वो 5 में चले जाएंगे, 28 वाले 18 में चले जाएंगे. इसके अलावा कुछ ऐसा भी किया गया, कुछ 18% को 5% में पुटअप करा गया. ओके और जो 28% वाले हैं वो मेजरली अब 18% में चले जाएंगे. बट एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स. सिन गुड्स जो बेसिकली कंजम्पशन में जिससे लेट्स से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो अदरवाइज अलाउड हैं उनके लिए एक स्पेशल रेट डिसाइड करी गई है, वो है 40%. वो है 40%. So now you are going to have 2 rates, 5 and 18%, and a special 40% rate will apply for luxury goods और sin goods. Okay? और ये कब से इनिशिएट हो रहा है? सितंबर 22 से होगा. Okay? And one of the reason why this has been these changes have been made right now is because US ने हमारे ऊपर पे टैरिफ्स लगाया है. तो उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं they would not be in the condition of exporting. और अगर उनका जीएसटी रेट इंडिया में भी हाई होगा तो उनका कंजम्पशन नहीं होगा. तो
तो कहीं ना कहीं जो हमें एक्सपोर्ट की वजह से कंजम्पशन लॉस होने वाला है, जो बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर में लॉसेस होना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को लॉस तो होगा, एक एस्टिमेट है जिसके अकॉर्डिंगली 40 से 48,000 तक का करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट को, बट इट इज रेडी टू टेक इट सो दैट यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो स्पेसिफिकली आपके इंडस्ट्री जिनको एक्सपोर्ट टैरिफ की वजह से कुछ इंपैक्ट हो सकता है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए किया गया। फॉर एग्जांपल जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें फाइबर के ऊपर पे, मैन मेड फाइबर के ऊपर पे, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, इन सब पे 18% लगता था, उसको अब 5% कर दिया गया। मैन मेड यान जो है वो 12% से 5% कर दिया गया है, और जो हमारा इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ चेंजेस करे गए हैं सो दैट इजीली ये पर्टिकुलर ड्यूटी जो है वो उनको अवॉइड करी जा सके। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट हैव रेड कि इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर इशू चल रहा है, एंड द रीजन इज कि चाइना ने आपका वहां से आपका जो एक्सपोर्ट है उसको कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया के अंदर में जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको यहां पे सपोर्ट देने के लिए, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सब क्या होते हैं, फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल है, फर्टिलाइजर बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है, तो इन पे ड्यूटी कम करी गई है 18% से सिर्फ 5%। तो 18 से 18% का 18 रह सकता था, क्योंकि 18% मैंने चेंज नहीं करा है, बट 18% को मैंने अब क्या करा है, इन प्रोडक्ट्स को 5% में डाल दिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स कंपनी है उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और इससे ये बेनिफिट वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जीएसटी को लेके। तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी है उसके अंदर में एक स्पेशल 40% रेट भी डिसाइड करा गया है। तो जैसे हमने डिस्कस करा था, मेन रेट्स तो आपकी 5 और 18% रहेंगी, बट आपके सिन और लग्जरी गुड्स के लिए 40% की स्पेशल रेट है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपके 40% के सिन गुड्स कौन कौन से होते हैं। तो पान मसाला, सिगरेट्स, गुटखा, च्यूएबल टोबैको, बीड़ी, एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स, आपकी लग्जरी कार्स, मोटरसाइकिल्स above 350 सीसीज, हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स एंड यॉट। तो ये सब जो है ये आपके लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स में फॉल करता है। तो इन सब पे अब स्पेशल 40% रेट लगेगी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 22। टोबैको जो है उस पे करंटली 28% प्लस एक कंपनसेशन सेस लगता है। तो जब तक ये कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जब तक वो रहेगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। लेटर ऑन जब ये सेस एंड हो जाएगा तो फिर इसको 40% की कैटेगरी में पुट अप कर दिया जाएगा। फिस्कल इंपैक्ट क्या होने वाला है इसका, तो एनुअल रेवेन्यू इंप्लीकेशन एज पर दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस, यानी गवर्नमेंट को इतना लॉस होगा। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट यहां बायोंसी इफेक्ट, टैक्स बायोंसी इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है। और टैक्स बायोंसी इफेक्ट क्या होता है, टैक्स बायोंसी इफेक्ट इज बेसिकली कि जब आपका टैक्स रेट ऑप्टिमल होता है, जैसे अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है तो लोग उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, वो अपना या तो टैक्स चोरी करते हैं या उसको बचाते हैं या अपना कंजम्पशन ही कम कर देते हैं। तो यहां पे जब हमने टैक्स रेट्स को कम करा है तो पॉसिबली लोग अब ज्यादा कंप्लाइड होंगे, जीएसटी भरेंगे, और दूसरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा बिकॉज अब प्राइसेस कम हुए हैं। तो यहां पे हायर कंप्लायंस होगा जिसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा। तो फिस्कल इंपैक्ट जो है गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट कर रही है। फोकस ऑन रिफॉर्म से बेसिकली क्यों करे जा रही है, तो इट इज बेसिकली कि कॉमन मैन को रिलीफ देना है, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ टैरिफ रेट्स, बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट पे थोड़ा हार्म होगा, तो वहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हेल्प करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रमोट किया जा रहा है, और इस तरीके से हम यहाँ पे रिफॉर्म्स के ऊपर पे फोकस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज अगेन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट पेज। फॉरेन फर्म्स हैज halted इंडियन प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, वो अभी उन्होंने पॉज पे पुट अप कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ यूएस। तो बहुत सारी यूएस के कंपनीज ने, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने, बिकॉज करंटली यूएस के यहाँ पे टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया के ऊपर पे, तो उन्होंने अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको होल्ड कर दिया है। दे आर वेटिंग कि टैरिफ्स की सर्टेनिटी हो, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ रिडक्शन तो वो रिडक्शन हो, सो दैट वो मूव अहेड कर सकें इस चीज के लिए। अब यहाँ पे वो बेसिकली होल्ड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज हैं जो चीपर मार्केट्स देख रहे हैं, नॉट चीपर मार्केट बट चीपर प्रोडक्शन, आपका ये चीपर फैक्ट्री लाइन जहां पे प्रोडक्शन कर सकते हैं वो सर्च कर रहे हैं। तो बिकॉज चाइना के अंदर में अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो चुका है, तो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडिया है, और वो
बेसिकली यहाँ पे अपना फैक्ट्री पुटअप करके क्या करेंगे, बेसिकली एक्सपोर्ट करेंगे। इट इज नॉट जस्ट कि वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे बनाएंगे, बट दे वुड मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। और अगर यहाँ पे यूएस के मार्केट को उनको यहाँ से एक्सेस नहीं है या इतना हाई उनके ऊपर पे बेसिकली टैरिफ लगेगा, सो दे वुड वांट कि मैं किसी ऐसी कंट्री में करता हूँ शायद जहां पे मेरा थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई हो रहा हो बट मेरा टैरिफ रेट है वो कम हो। इसलिए इन कंपनीज ने डिसाइड करा है कि दे आर गोइंग टू हॉल्ट देयर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिससे करीब करीब 2 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान थे फॉरेन कंपनीज के, वो उन्होंने अभी हॉल्ट कर दिए हैं। ओके, तो यहां पे हमें एक आइडिया दिया हुआ है कि कितना हमारे पास में ये पर्टिकुलर लॉस है। तो नेचर क्या है, बेसिकली हमारे अबंडेंट, स्टॉल्ड, शेल्फ्ड और अनस्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो यहां पे हो चुके हैं। बहुत सारे पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो आपके हॉल्ट हुए हैं, वी डू नॉट नो मच अबाउट देम बिकॉज वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन कि वो आपके किस बेसिस पे, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस किए गए थे। और प्राइमरी रीजन क्या है, टैरिफ अनसर्टेनिटी है। ओके, तो ये जो टॉपिक था आपका ये वाला, इस टॉपिक को सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि इसके अंदर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। अगेन, डू नॉट स्किप आउट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज, डू नॉट थिंक यहाँ पे तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहा है। प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उनको एनालाइज करें, यू वुड अंडरस्टैंड। इन न्यूज से बहुत अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं रिवाइविंग एमजी नरेगा इन वेस्ट बंगाल। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है ऑन योर एमजी नरेगा की वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको वापस से रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है, उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, बट बिकॉज फिर से आपका एमजी नरेगा न्यूज में आ चुका है, तो इसको हम फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी अ वेरी ऑफ रिपीटेड टॉपिक, बट यही सच्चाई है इस एग्जाम की कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से डिटेल के अंदर में करने हैं। जब भी वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, मेक श्योर कि आप उसको पूरा रिवाइज करें। ओके, तो यहां पे फॉर दोस्त जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार का इसको समझ लीजिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो एमजी नरेगा है ये इनेक्ट कब हुआ था, तो गवर्नमेंट आपका एमजी नरेगा एक्ट है जो 2005 में आया था आपका, ठीक है, 2005 में आया था, और इसके बेसिस पे इसकी स्कीम आई थी 2006 के अंदर। ओके, तो ये तो हो गया इनेक्टमेंट को लेके। नरेगा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो पहली चीज जो क्लियर होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्लियर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमम 100 डेज लीगल गारंटी ऑफ वर्क to every rural household who is ready to work, who is ready to do unskilled manual labor. ओके, सो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि लीगली गारंटीड है। ओके, लीगली गारंटीड है एंड इंटरेस्टिंगली ये एक आपका डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि हम कोई, आपकी गवर्नमेंट जो है वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और फिर कह रही है कि आप यहाँ पे, आप मेरे को 100 लोगों की जरूरत है, 50 लोगों की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे नरेगा के अंदर में और काम मांगोगे तो गवर्नमेंट को काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं मिलता है तो 15 डेज के बाद से आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यहां पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा हर पर्सन को जिसको नरेगा के अंदर में अगर उसने डिमांड करा है वर्क का और उसको यहां पे ये डिमांड उसकी फुलफिल नहीं होती है, तो मिनिमम 100 डेज का काम मिलेगा आपको 1 साल के अंदर में। किसको मिलेगा? एक घर को मिलेगा, मतलब घर के हर मेंबर को नहीं मिलेगा, हर घर में से एक जो एडल्ट पर्सन है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, हर रूरल हाउस होल्ड में से एक पर्सन को यहां पे आपका काम मिल जाएगा, गारंटीड वर्क मिलेगा फॉर डूइंग अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो यहां पे यू कैन नॉट से कि मेरा ग्रेजुएशन करा हुआ है तो मुझे ये जॉब मिलना चाहिए। काम जो होगा वो फिक्स है, वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर होगा। तो अगर आपको इसको करने में कोई इशू नहीं है तो आप यहां पे कर सकते हैं और ये आपका लीगल राइट है, दिस इज योर लीगल राइट। तो यानी कि अगर नहीं मिलता है तो अब आप यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गेन कर सकते हो। फंडिंग पैटर्न क्या है? तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये पूरी की पूरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसमें जो वेजेस हैं वो 100% गवर्नमेंट देती है।
वेजेस जो है 100% गवर्नमेंट देती है। हाउएवर जो मटेरियल कॉस्ट, लेट से मैं स्कूल बना रहा हूं या मैं कोई पॉन्ड बना रहा हूं, तो उस पॉन्ड के अंदर में जो कॉस्ट है वो 75 से 25% में शेयर होती है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 25% इसके अंदर में स्टेट देता है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसको मैनेज करने का, वो भी शेयर करा जाता है इन दिस पर्टिकुलर रेशियो ओनली। ओके, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कब मिलेगा आपको? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तब मिलेगा जब आपको लगातार कुछ काम नहीं मिल रहा है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत बार मिस हो जाता है, तो ये वाला चीज आप अच्छे से नोट कर लेना कि आपका जो नरेगा एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में 100 लोग काम मांगने आ रहे हैं तो उसके 33% जॉब्स आपको विमेन के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी, यानी कि 1/3 पर्टिकुलर जो जॉब्स हैं दे आर टू बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। ओके, 1/3 जॉब्स आपको देनी पड़ेगी। एंड इंटरेस्टिंगली आपके जितने भी स्टेट्स हैं वहां सब पे 50% जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं, 50% जो पर्टिकुलर नरेगा में काम कर रही हैं, दोस आर विमेन। मोर देन 50% विमेन पार्टिसिपेशन है। बट एज पर लॉ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि 1/3 जो पर्टिकुलर आपकी जॉब्स होंगी दे शुड बी रिजर्व फॉर द विमेन फोक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो यहां पे ये है। इंटरेस्टिंगली कुछ स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, केरला, ये सब आपका इसका एक अर्बन वर्जन भी लॉन्च कर चुकी है। बट रिमेंबर दोज आर स्टेट लेवल स्कीम्स, ना कि वो सेंट्रल स्कीम्स है। तो केरला एक ऐसा एग्जांपल है, प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेट जिसने इस टाइप की कोई स्कीम लॉन्च करी हो। राजस्थान इज अनदर एग्जांपल जहां पे एक अर्बन नरेगा भी चलता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। मोर ओवर इस पे कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज इसका जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको चेंज कर दिया गया है और अब यहाँ पे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। बट उसमें बहुत बार इश्यू ये होता है कि अगर आधार में कुछ मिसमैच हो जाता है तो उस वजह से वो पर्टिकुलर पेमेंट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज कंट्रोवर्सी में भी रही थी। तो एक और चीज याद रखना कि इसमें पेमेंट जो है 100% डिजिटल होता है, डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सीधे अकाउंट में पैसा डाला जाता है थ्रू AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, शुड रिजर्वेशंस एक्सीड द 50% कैप। तो यहां पे बेसिकली आपका जो बिहार का इलेक्शन चल रहा है उसमें देयर हैज बीन सर्टेन प्रोमिसेस बाय द अपोजिशन पार्टी हु आर क्लेमिंग कि इफ देयर अलायंस कम्स इनटू पावर दे विल इंक्रीज द रिजर्वेशन टू 85%। कि बिहार के अंदर में दे आर क्लेमिंग कि हम 85% रिजर्वेशन कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्या रिजर्वेशन की जो 50% की कैप है इसको आप एक्सीड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो अगर शॉर्ट में आंसर दूं तो यस कर सकते हो, बट इसके ऊपर पे एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% की जो कैप है वो बेसिकली आप एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में कर सकते हो, वो आप तभी कर सकते हो व्हेन देयर आर प्रॉपर रीजंस टू डू सो। तो जस्ट बिकॉज यहां पे जो रिजर्व कैटेगरी की पॉपुलेशन है दैट अमाउंट्स टू लेट्स से 80%, 85%, इट इज नॉट गुड इनफ अ रीजन कि आप 85% कर दो। जो रिजर्वेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होना रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो एडुकेट होना रिक्वायर्ड होता है। तो लेट्स से अगर कोई कम्युनिटी की पॉपुलेशन 50% है तो इट वुड नॉट बी कि उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए अगर वो लेट्स से बैकवर्ड भी हैं। सो आई वुड से या एज द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड लेट रिजर्वेशन ऑफ 25%, 30% वुड बी इनफ। और यहां पे ये मैं एग्जांपल ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ओबीसी रिजर्वेशन का। अगर हम मंडल कमीशन की बात करते हैं जिसने ओबीसी रिजर्वेशन इनिशिएट करा था इंडिया में 89 में, फिर उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ था। सो उसने कैलकुलेट करा था कि इंडिया की ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसके अंदर में 52% पॉपुलेशन होगी इंडिया की, यानी कि इंडिया के 52% लोग ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहां पे प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होता तो इट वुड हैव बीन 52% रिजर्वेशन। हाउएवर यहां पे उन्होंने रिकमेंड करा 27% रिजर्वेशन व्हिच इज अराउंड हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन रेशियो। ओके, तो यहां पे अकॉर्डिंगली हमें प्रोपोर्शनेट नहीं करना है, हमें यहां पे क्या करना है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है। तो एक्सीड तो करी जा सकती है बट उसी पर्टिकुलर केस के अंदर में। ओके, तो
आपको मैंने वैसे तो समझा दिया, एक बार का हम यहाँ के प्रोविजंस और देख लेते हैं। तो अगेन अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है या रिवाइज नहीं करे, फिर से देख लीजिए। आर्टिकल 15 और 16 यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 15 है जो जनरल इन नेचर है। 15 कहता है आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर पे। बट एट द सेम टाइम 15 क्लास 4 क्या कहता है, अगर सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं या कम्युनिटीज हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ये है जनरल नेचर, यानी एजुकेशन के अंदर में किसी भी सेक्टर में वो चीज करी जा सकती है। आर्टिकल 16 जब हम पढ़ते हैं वो सिर्फ बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, यानी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो 16(1) के अंदर में बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हाउएवर 16(4) क्या कहता है कि अगर यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस को जो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, उनको हम यहाँ पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी 50% की कोई टाइम लिमिट की मेंशन नहीं है। ओके, तो 50% की टाइम लिमिट का है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 330 से 342 पढ़ते हैं, वहां पे SC ST के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है। और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेरी फेमस, जिसमें हमने 10% EWS रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करा था। तो ये 10% देने के बाद हमारा जो टोटल रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी 59.5% हो चुका है, बिकॉज SC ST OBC का 49.5% प्लस 10% EWS 59.5 होता है। तो हम पहले ही इस रिजर्वेशन कोटे को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर लिमिट वाली बात कहां से आती है, तो सबसे पहला शुरू का जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जहां पे बोला कि रिजर्वेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स, आइडियली शुड नॉट क्रॉस 50%। और यही सेम चीज इंद्रासानी के अंदर में भी गिवन करी गई थी कि यहां पर भी 50% सीलिंग और रिजर्वेशन होना चाहिए। हाउएवर एक्सेप्शंस आर अलाउड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, और वो डेटा बेस्ड होना चाहिए। ये एक पॉइंट है जो हर जगह, बहुत जगह न्यूज़पेपर में मिस हो जाता है कि आप रिजर्वेशन दे तो सकते हो, पर वो हमेशा सपोर्ट होना चाहिए उसमें डेटा का। यानी कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है, पार्लियामेंट को लगता है कि रिजर्वेशन देना चाहिए, तो वो किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। उसको उनके लिए डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ही वो रिजर्वेशन दे सकती है। तो यहां पे वी हैव दीज पर्टिकुलर जजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रासानी, जिसने ओबीसी रिजर्वेशन में 27% कोटा अलाउ किया था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ पे 50% की सीलिंग भी अनाउंस करी थी, जिसका आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। ओके, और यहाँ पे ये दो रीसेंट जजमेंट है। एक तो ये जनहित अभियान है जो पहले एलेट में आपसे पूछा जा चुका है, 2022 में आया था, 2022 में इसका क्वेश्चन आया था, विच मीन्स एलेट के अंदर में वो आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज जो होते हैं या सबसे रीसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, जिसके अंदर में आपका SCs के लिए, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, SCs के लिए आप यहाँ पे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो OBC पे होता है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आपका 24 में दिया था। तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको जिसने इसके लिए आपका सर्वे इनिशिएट कर दिया और फर्स्ट स्टेट बनेगी जो SC सब कैटेगराइजेशन अलाउ करेगा। उसके बाद में 2-3 स्टेट्स हो चुकी हैं, लाइक योर कर्नाटका, योर महाराष्ट्र, जो इसके ऊपर पे वर्क कर रही हैं, एंड दे वुड ऑल्सो प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं यूनियन गवर्नमेंट एग्जाम श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज हु केम बिफोर जनवरी 9, 2015 फ्रॉम पीनल प्रोविजन। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज का इश्यू क्या है और ये पर्टिकुलर बेनिफिट इनको क्यों दिया जा रहा है। ओके, तो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज जो हैं आपके स्टार्ट हुए थे 1980s में इंडिया में आने में, जब इंडियन आर्मी उसके अंदर में इन्वॉल्व हुई थी श्रीलंका के सिविल वॉर के अंदर में, और श्रीलंकन सिविल वॉर में इंडियन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो वहां के टेररिस्ट ग्रुप थे, जो वहां का लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर और तमिल इल्लम, जो एक सेपरेट तमिल कंट्री बनाना चाहता श्रीलंका में, उसने इंडियंस के ऊपर पे या इंडियन पर्सनल्स के ऊपर पे अटैक करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, बहुत सारी तमिल पॉपुलेशन जो है दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू तमिलनाडु ऑल्सो, और उस वजह से करंटली अभी अगर आपके पास जो डेटा है हमारे पास में उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 3 लाख प्लस श्रीलंकन तमिल्स को यहाँ पे इंडिया होस्ट करता है। तो यहाँ पे इश्यू क्या हो रहा है, तो ये समझिए कि इंडिया के अंदर में अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए होती है तो उसको एज पर सिटीजनशिप एक्ट मिलती है, और एज पर सिटीजनशिप एक्ट इंडिया के अंदर में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 3-4 तरीके से मिल सकती है। बाय बर्थ मिल सकती है, बाय डिसेंट मिल सकती है, ठीक है, और कैसे मिल सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है,
और बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। इनको हम ब्रीफ में समझ लेंगे अभी। और पांचवा एक तरीका और होता है जो अलग से मेंशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे सिक्किम जो था वो पहले अलग था, फिर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो वो भी सारे सिक्किमी सिटीजन हमारे इंडियन सिटीजन बन गए। ओके, तो बर्थ, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, अब 2004 में चेंज के बाद 2000 सिटीजनशिप एक्ट 2003 में चेंज हुआ, तो 2004 से क्या हो गया है कि योर फादर और मदर, वन ऑफ योर पेरेंट शुड बी इंडियन, वो इंडियन होना कंपलसरी है। और सेकेंड, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड इज डिसेंट, बेसिकली मींस इफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडियंस थे तो यू आर आल्सो डीम्ड इंडियन सिटीजन। रजिस्ट्रेशन इज फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके फादर्स ग्रैंडफादर्स इंडिया में थे बट नाउ दे आर बेसिकली रिसाइडिंग आउटसाइड और दे हैव टेकन सिटीजनशिप अदर कंट्री आल्सो। बट इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इफ यू वांट यू कैन बिकम अ इंडियन सिटीजन जस्ट बाय गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन डन। तो अगर आप लेट्स से यूएस के अंदर में योर पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन वंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूएस के एम्बेसी में जाके, यूएस में इंडियन एम्बेसी में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फोर्थ होता है नेचुरलाइजेशन, जिसके थ्रू फॉरेनर्स को इंडिया के अंदर में सिटीजनशिप मिल जाती है। तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, जिसमें से एक ये होती है कि यू मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया लीगली। ओके, बट यहां पे क्या, ये जो तमिल रेफ्यूजीज हैं, ये सिविल वॉर से भाग के आए थे, तो दे बेसिकली केम एज एन इलीगल इमिग्रेंट ओनली, व्हिच मींस दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट सिटीजनशिप अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, तो ये सब क्या है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी के अंदर में आपके कंसीडर करे जाते हैं। अगर इलीगल इमिग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं तो आपके जो पर्टिकुलर एंटी इमिग्रेशन लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। और रिसेंटली हमने एक पर्टिकुलर चेंज करा, एक नया लॉ लेकर आए हम, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, जो क्रिमिनलाइज करता है ऐसी एंट्री स्टे विदाउट वैलिड पासपोर्ट वीजा, जिसमें फाइन अप टू 5 लाख है और 5 इयर्स इन जेल है। विच मीन्स कि बहुत सारे तमिल सिटीजन्स आपके जो श्रीलंका से छोड़ के इंडिया में एज अ रेफ्यूजी आए थे, उनको अगर इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में लिया जाएगा तो उन सबको ये फाइन या पर्टिकुलर जेल टर्म सर्व करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे इश्यू ये है कि इनको आए हुए कई टाइम हो चुका है, उनके पेरेंट्स आए थे कुछ सिचुएशन में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इंडिया में है, बट उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर डेट से पहले आए थे, जनवरी 9, 2015, इस डेट से अगर आप पहले आए थे, तो आपके ऊपर पे ये पर्टिकुलर लॉ नहीं अप्लाई किया जाएगा। इस डेट के बाद आए थे तो किया जाएगा, इससे पहले आए थे तो ये लॉ आप पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। कट ऑफ डेट है जनवरी 9, 2050। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनवरी 9 को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज हो जाएगा आपका श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज का। तमिल रेफ्यूजीज आपको ये एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर एक्सरसाइजेस का जो क्वेश्चन होता है उसको लेके। तो यहाँ पे इंडिया नेवी का एक पर्टिकुलर शिप है INS त्रिकंड, ये पर्टिकुलरली आपका इजिप्ट पहुंच चुका है टू पार्टिसिपेट इन अ एक्सरसाइज नोन एज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, जो इस बार इजिप्ट होस्ट कर रहा है। और यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर मिडल ईस्ट को और वहां पे उसमें नेवल प्रेजेंस मेंटेन करके रखता है, उसके अंडर में इजिप्ट ने यहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को यहां वो होस्ट कर रहा है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1980 में स्टार्ट हुई थी, जब कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे यूएस और इजिप्ट के बीच में। तो इट वाज बेसिकली फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन ओनली। ओके, और इंडिया ने यहां पे INS त्रिकंड करा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, यानी तीनों फोर्सेस इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली ये पार्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, और इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और कौन सी कंट्रीज है पार्टिसिपेंट्स है? सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, सिप्रस, इटली, और अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। नेक्स्ट पे आते हैं प्लान फॉर थिएटर कमांड्स। आपके इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, उनको कवर कर रहे हैं। तो थिएटर कमांड क्या होता है? तो करंटली जो आपके आर्म फोर्सेस का कमांड स्ट्रक्चर है वो आपका तीनों का सेपरेट है, एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज्ड है। विच मींस आर्मी जो है वो एक अलग कमांड है, नेवी एक अलग कमांड है, एयरफोर्स एक अलग कमांड है, और यहाँ पे दोनों का बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आर्मी जो है वो अपने कमांड स्ट्रक्चर में वर्क करेगी, आपकी नेवी अपने में करेगी, एयरफोर्स अपने में करेगी। तो इन लेट्स से अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर में कोई पर्टिकुलर लेट्स से
वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इंडियन आर्म फोर्सेस की कमांड जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती है एयरफोर्स के साथ। अगर उनको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए, कुछ एयर डिफेंस चाहिए, तो वो बेसिकली एयरफोर्स को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और एयरफोर्स अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। यानी कि यहां पे कोऑर्डिनेशन तो किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन तो किया जा सकता है, बट कमांड स्ट्रक्चर जो है वो टोटली सेपरेट है। इसको इस तरीके से समझिए कि लेट से कि किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, आर्मी की जो कमांड है वो एक ऑफिसर को दी हुई है एंड ही हैज दिस इंफॉर्मेशन कि कुछ इंडियन आर्म फोर्सेस के जो इंडियन एयरफोर्स के जो पर्टिकुलर पायलट्स हैं, जो एयरप्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स, वो यहां से मूव करने वाले हैं, तो वो उनको यहां पे कुछ मैसेज देना चाहता है या उनको कुछ ऑर्डर देना चाहता है। सो रिमेंबर दिस, अगर कमांड स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं तो ही इज नॉट क्वालिफाइड अंडर लॉ या ही इज नॉट क्वालिफाइड अंडर द रूल्स ऑफ आर्मी कि वो यहां पे उनको ऑर्डर करे। दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो हिज पर्टिकुलर ऑर्डर बिकॉज यहां पे डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट और तीनों के कमांड स्ट्रक्चर अलग हैं तो सिर्फ वहां पे एक हायरार्की मेंटेन होती है। तो आर्मी के जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आंसरेबल हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, एयरफोर्स के सीनियर्स के फॉलो करेंगे और नेवी के ऊपर वाले फॉलो करेंगे। तो यहां पे क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो इंडिया ने प्लान करा है कि अब वो थिएटर कमांड्स इंडिया के अंदर में क्रिएट करेगा। थिएटर कमांड क्या होता है? थिएटर कमांड का मतलब यह है कि आपके यहां पे रीजन स्पेसिफिक कमांड्स क्रिएट करे जाएंगे, विच मींस फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, तो इंडिया पाकिस्तान वुड बी अ थिएटर कमांड, विच मींस यहां पे कोई आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व हो, कोई एयरफोर्स पर्सनल इन्वॉल्व हो या कोई नेवल पर्सन इन्वॉल्व हो, ये एक सिंगल कमांड के अंदर में वर्क करेंगे और इनको एक सिंगल ऑफिसर होगा, वही उन सबको यहां पे कमांड दे पाएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच बेसिकली मींस कि जो नीचे के पर्सनल है, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, इनके ऊपर में जो पर्टिकुलर कमांड स्ट्रक्चर में आएगा, तीनों को, चाहे वो किसी भी फोर्स से बिलोंग करता, उन तीनों को इसकी बात माननी पड़ेगी। और यहां पे जो भी स्ट्रक्चर्स होगा उसके ऊपर हो सकता है जो भी उनका सीनियर है वो किसी और पर्टिकुलर फोर्स का हो, वो उनको भी उसकी कमांड माननी पड़ेगी। तो यहां पे अब हम थिएटर कमांड्स पे फॉलो कर रहे हैं और क्या डेफिनेशन है इसकी? सिंपली अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिसोर्सेज इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया आर प्लेस्ड अंडर अ सिंगल यूनिफाइड कमांडर। ओके, तो थिएटर कमांड का मतलब ये कि एक सिंगल कमांडर के अंदर में तीनों फोर्सेस के पर्सनल और रिसोर्सेस उसी के डिस्पोजल पे प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, अभी ये तीन हमारे दो हमारे ट्राई सर्विस कमांड है, दे आर नॉट एग्जैक्टली योर थिएटर कमांड। ट्राई सर्विस कमांड का मतलब यहां पे ये है कि तीनों यहां पे एक्टिव है, आर्मी, नेवी और पर्टिकुलर एयरफोर्स, बट तीनों की कमांड्स अलग अलग चल रही हैं। तो अभी भी एक सिंगल कमांड हमने क्रिएट नहीं करी है, अब यहां पे हम थिएटर कमांड करके उसका भी सिंगल कर देंगे। सो वी हैव दीज टू, अंडमान निकोबार कमांड एंड योर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर क्रिएट करा गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आपका, जो आपका न्यू दिल्ली के अंदर में ही है। सो इट इज इन न्यू दिल्ली। तो यहां पे अभी प्लानिंग के ऊपर पे ये चीज करी जाती है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? तो अभी आपके जो करंट CDS हैं, ओके, सो यू टेल मी हु वाज द फर्स्ट CDS and very sadly he passed away in a particular helicopter crash and now we have our second CDS only। तो he is the current CDS। तो ये कौन है? फर्स्ट CDS कौन था इंडिया का, ये बताइए आप मुझे। अब इन्होंने आपके जो सेकंड CDS हैं आपके, उन्होंने यहां पे आपका प्रपोजल दिया थिएटर कमांड का। फर्स्ट में बिपिन, ओके, उनका नाम भी बिपिन रावत, चलिए आप सेकंड ही बता दीजिए। फर्स्ट CDS जो थे उनका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था वो अलग तरह से डिसाइड किया था उन्होंने, और अब जो पर्टिकुलर है वो अलग तरीके से डिसाइड किया और पॉसिबली इस बेसिस पे हमारा किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एडवर्सरी बेस्ड थिएटर कमांड करेंगे। हमारा एडवर्सरी कौन है, अकॉर्डिंगली हमारा थिएटर बना रहे हैं। तो एक चाइना फोकस नॉर्थ एंड ईस्टर्न कमांड होगा, एक पाकिस्तान फोकस वेस्टर्न होगा और एक मैरीटाइम इंडियन ओशन सिक्योरिटी का फोकस आपका कमांड होगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली रिसोर्स को आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाते हो और यूनिफाइड कमांड होती है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता, आपका वही एफिशिएंसी आती है और बेटर प्रिपेयर्डनेस होती है फॉर मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर। स्पेसिफिकली जो हमने इंडिया पाकिस्तान में देखा कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है, आपके ड्रोन्स हो चुका है, स्पेस बेस्ड वॉरफेयर जो है, इट इज गोइंग टू बी द पॉसिबल फ्यूचर। तो इसके लिए ज्यादा बेटर प्रिपरेशन होती है अगर आप थिएटर कमांड में वर्क करते हो। नेक्स्ट पे देखते हैं, इंडिया टू इनेक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन हाई सीज फॉलोइंग BBNJ एग्रीमेंट। तो एक आपका BBNJ एग्रीमेंट है
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ड्यूरिक्शन, जिसको अदरवाइज हम हाई सीज ट्रीटी कहते हैं। ये पर्टिकुलर ट्रीटी 23 में अडॉप्ट हुई थी, अभी तक ये इनफोर्स नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसको भी हम देखेंगे। तो ये आपके यूएन क्लॉज जो है आपका उसी के अंडर में आती है, और ये बेसिकली हाई सीज जो होते हैं जिनको हम इंटरनेशनल वाटर्स कहते हैं, बियॉन्ड योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनको रेगुलेट करने के लिए, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को, फिशिंग को रेगुलेट करने के लिए, आपके माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर ट्रीटी आ रही है। तो अभी जो हाई सीज हैं उनको बोला जाता है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है कि ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज को कोई भी कैसे भी यूटिलाइज कर सकता है, बट इसको हम मिस यूज नहीं कर सकते हैं। वी शुड बी यूजिंग इट फॉर आवर बेसिकली बेनिफिट। तो उसी चीज के लिए हमने BBNJ को इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हमारा एक गोल तो है आपके 2030 तक 30% को हम मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं। सी बेड माइनिंग टाइप एक्टिविटीज को रेगुलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग हो यहाँ पे बेनिफिट्स का, और हर किसी पर्टिकुलर माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, फिशिंग प्रोजेक्ट के लिए एक EIA मैंडेटरी कर दिया जाए, सो दैट हम इसको अच्छे से बचा सके। इंडिया ने BBNJ ट्रीटी साइन कर दी है, बट अभी तक रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। इंडिया में 2 प्रोसेस होते हैं आपके किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला सिग्नेचर होता है, जो बेसिकली साइन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और सेकंड होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन जिसके बाद कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी इंडिया के ऊपर पे इनफोर्स होती है, और रेटिफिकेशन होता है बाय इनेक्टिंग अ लॉ, और इसीलिए इंडिया एक लॉ इनेक्ट कर रहा है, उसके बाद में बाइंडिंग होगा। करंटली 55 कंट्रीज हैव साइंड इट। ये पर्टिकुलर ट्रीटी का जो कंडीशन है वो ये है कि जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर देंगे, उसके 120 डेज के बाद आपका ये पर्टिकुलर ट्रीटी जो है ये इनफोर्सिबल हो जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू UN क्लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस। तो ये पर्टिकुलर टर्म्स मैंने जानबूझ के ऐड करे गए हैं, आप इनको भी नोट कर लेना कि किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन कहा जाता है। तो UN क्लॉज जो है, लॉ ऑफ द सीज, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन। और ये जो BBNJ ट्रीटी है, इसको बहुत बार हम पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशन बोलते हैं। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट आपके बाइंडिंग प्रोविजंस क्रिएट करता है टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, सिमिलरली ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट भी, हाई सीज ट्रीटी भी इसी तरीके से करने की कुछ कोशिश करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उनको भी आपको रीड करना है। डू नॉट थिंक आपने एक बार पढ़ लिया तो आप उसको रीड ही ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी न्यूज़पेपर रीडिंग अगर पॉसिबल हो तो उसको करा करें, बिकॉज वो आपको इंग्लिश प्लस रीजनिंग के लिए भी हेल्प करती है। ओके, सो इस मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।